A very good morning to you students. So हम कल के लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, पर उसके पहले I have to ask this question every day mandatorily कि I hope you guys are doing well and I wish you the best. जब भी हम पढ़ाई करें I hope कि आप सब लोग अच्छे से concentrate करें, okay? Because I think आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा loss हो चुका है due to all the pandemics and stuff. तो अभी हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि हमारा जो भी दिमाग जाम हो गया था उसको हमने थोड़ा सा ओपन करना है ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, सो कल मैंने हल्का हल्का सा तुम लोगों को एक न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दिया था, है ना? क्या बताया था कि जब अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं इट इज नथिंग बट द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। उसको ऐसे कहते हैं कि ये एक बहुत ज्यादा एसेंशियल माइक्रो मॉलिक्यूल है जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए हमको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्या ये सच है? ऑफ कोर्स ये सच है। क्यों ये सच है? क्योंकि इसमें क्या होता है तो डीएनए होता है, एंड डीएनए बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके पास क्या है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, सारा का सारा कोडिंग है, और ये सारे कोड्स क्या करते हैं तो हमको जिंदगी देते हैं। सही बात है, ऐसे ही कि उसमें क्या है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखे, इंस्ट्रक्शंस लिखे, मैंने कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर नहीं लिखे होते, मेरी बॉडी को पता ही नहीं है कि फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, तो क्या वो जिंदा होती? नहीं, राइट? अगर सरवाइव ही नहीं कर पाती ना यार, अगर मुझे पता ही नहीं कि आज मैंने बात करना है या खाना खाना है, समझ लो मेरे पास ऐसा जीन है ही नहीं जिसने मेरे को ये बताना है कि खाना भी एक चीज होती है जो बॉडी को एसेंशियल होती है, तो ऐसा जीन है ही नहीं, तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, एंड इवेंचुअली लैक ऑफ द फूड, मेरा हंगर एंड ऑल ऑफ इट विल कॉज क्या? मेरी डेथ। बराबर। बस सेम चीज है कि अगर हमारे पास में हमारी न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो वो हमको जिंदगी नहीं दे सकते, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो मेरे बॉडी को फंक्शन करने में मदद करेंगे। इतना क्लियर है? अब बेसिकली व्हाई डू यू टेल इट न्यूक्लिक एसिड? क्यों उसको अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं? व्हाई इज इट आरएनए एंड डीएनए? Why is RNA and DNA known as nucleic acid? Anybody? I know. कुछ लोगों को पता है ये चीज, है ना? Some of you know. क्या है? Yes, right? So RNA and DNA is present where? Inside the nucleus. Where is it present? Nucleus के अंदर. And because वो nucleus के अंदर है उसको हमने क्या कहा? Nucleic acid. समझ में आया? इतना क्लियर है हमारे साथ में? तो न्यूक्लिक एसिड जो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है और उसी के साथ साथ वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कैरी करता है। बट एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन? सो जब अपन बात करते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड, यू शुड कीप दिस इन योर माइंड। क्या रखना है कि हमारे न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे है? क्रोमोसोम में। लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, वो कुछ इस तरीके से था, राइट? या फिर इन जनरल भी हम लोग देखते हैं और हमको पता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ये थोड़ा सा रफ है तो एकदम ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, नॉट नेसेसरी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना? तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखा था हमने, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, ठीक है? अब ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था क्या है, तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमारे पास में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। किसके स्ट्रक्चर में? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। अभी डीएनए प्रेजेंट होते हैं तो कैसे होते हैं? हाउ? एक सर्टेन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट गिव्स यू व्हाट? 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है? एक सर्टेन बॉडी के अंदर जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा उसके अंदर ये वाला क्रोमोसोम है। अब आगे जाके अगर इस क्रोमोसोम, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम तुमको दिख रहा है, दिस इज 2 क्रोमोसोम कंबाइंड, ओके? दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम। तो ऐसे मत सोचना कि ये पूरा एक क्रोमोसोम होता है, नहीं। अगर ये क्रोमोसोम को मैं थोड़ा खींचती हूँ, दैट मीन्स कि अगर ये पार्ट को मैं खींचती हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा मैं उसको टियर एंड वियर कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है खींचने के बाद में थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या कहते हैं? ये है भाई अपना डीएनए। क्या है ये? डीएनए। कीप दैट इन माइंड। और अगर मैं डीएनए को और थोड़ा सा ओपन करती हूँ, अगर आई ओपन डीएनए अ लिटिल बिट मोर, तो ये जो एक पोर्शन है मेरा वो क्या है? वो है मेरा जीन। ये जो एक पोर्शन होगा उसको मैं क्या कहूंगी? जीन। तो क्या जीन, डीएनए और क्रोमोसोम एक जैसे हैं? आर दे ऑल सेम? कैन यू टेल मी? सब सेम है क्या? ऑफ कोर्स।
अरे भाई क्रोमोसोम में भी क्या है, डीएनए मटेरियल है, वो क्या बताता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली डीएनए में भी क्या है, कोडिंग्स है, वो क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सिमिलरली जीन में क्या है, कोड्स है, वो क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ये तीनों वन एंड सेम है? यस, बट क्या डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब अपन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये कैसा है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इट इज व्हाट, इट इज अ कॉम्पैक्टली पैक्ड। जैसे अगर मैं ये डीएनए को पूरा का पूरा ऐसे जमा कर लेती हूँ और किसी के अंदर ऐसे स्टफ कर लेती हूँ, तो वो क्या बन जाता है, वो क्रोमोसोम बनता है। वहीं पे ये स्टफ चीज को मैं ऐसे खींचती हूँ और निकालती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, राइट। और फिर डीएनए को मैं और ज्यादा स्ट्रेच करती हूँ तो मुझे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और उसमें अगर मैं एक स्ट्रैंड की बात करती हूँ तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा जीन। समझ में आया? तो क्या याद रखना है तुमने कि ये स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम या डीएनए या जीन क्या है, एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। बट ये क्या कर रहे हैं, ये इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको अलग अलग चीज से पढ़ते हैं, राइट। इतना समझ में आया? अब दूसरा सवाल जो तुमको लोग कर सकते हैं एग्जाम में, वो है कि किसने डीएनए को सबसे पहले फाइंड किया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, क्योंकि डीएनए को सबसे पहले जो पता करने वाला साइंटिस्ट है वो एक अलग है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो पता करने वाला साइंटिस्ट है वो अलग है। तो हमारे पास जो सबसे पहले जिसने हमको डीएनए के बारे में बताया होगा वो कौन है, तो वो है हमारे पास कार्ल बर्ग, ओके। और जिन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर को स्टडी किया है ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड, इट इज नथिंग बट वॉटसन एंड क्रिक, ये याद रखना, ठीक है। तो अब इन लोगों का कैसे हुआ, बस सेम जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों को क्रोमोसोम के बारे में पता था। क्रोमोसोम को जब हमने थोड़ा सा जूम करके देखा, हमने ये देखा कि दिस इज थिंग है ना, जिसके पास सारे कोड्स है, सारी इंफॉर्मेशन है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और फिर वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया कि डीएनए के अंदर क्या है ना, हम लोग यही पता करते कि इसके अंदर क्या है। एक बॉडी है, तो ये बॉडी किस चीज से बनी होगी, अच्छा इससे बनी ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन किससे बना होगा, अच्छा टिश्यू से बना है, फिर टिश्यू किससे बनी होगी, अच्छा सेल्स है, राइट। सो एग्जैक्ट माई थिंग, एग्जैक्टली हम भी ऐसे ही क्यूरियस थे कि भाई न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होगा, क्रोमोसोम के अंदर। अच्छा अगर क्रोमोसोम ऐसा है तो मैं जूम कर देती हूँ तो फिर क्या मिलता है, डीएनए। तो डीएनए को अगर जूम करूंगी तो क्या मिलेगा, जीन, है ना। समझ में आया? इजी है, आसान है, बहुत ज्यादा दिमाग को अपने एकदम से टेंशन देने की जरूरत नहीं है, आसान तरीके से हम देख रहे हैं। सो अब दे कैरी द ब्लूप्रिंट्स। अभी ब्लूप्रिंट्स माने क्या, कई बार बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता, तो तुम लोगों ने कभी घर वर बनते हुए देखा है क्या? उसमें तुमने देखा होगा कि जब वो लोग ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप का होता है, कुछ ऐसे ब्लू फॉर्म में एक ऐसे पेपर वगैरह पे एकदम पूरा अच्छे से डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता था पहले। आजकल तो वो कंप्यूटर में हो ही जाता है, बट स्टिल हमारे पास में वो ब्लूप्रिंट की कॉपी रहती है जिसमें सारी चीजें लिखी है कि अगर ये एक बेडरूम है तो वो बेडरूम में कितने सेंटीमीटर का होना है, हमने कौन सी ब्रिक वहाँ यूज करना है, कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज करना है, मतलब इतना डिटेल भी वो ब्लूप्रिंट में दिया जाता है जब अपन एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब अपन कोई भी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए, उनमें क्या होगा, उनमें भी ब्लूप्रिंट प्रेजेंट होता है, और ये ब्लूप्रिंट में इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है किस बारे में, कि मैंने कैसे बनना है। ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया था। समझ लो अगर ये ब्लूप्रिंट में कोई गड़बड़ हो गई, कुछ तो यार अटपटा चीज हो गई, समझ लो मेरे जीन इधर उधर चलेगा, मैं जा रहा हूँ, मैं छलांग मार लेता हूँ ऐसे अगर उसने बोला और वो अपने पोजीशन से किसी और के घर में चले गया, तो क्या होगा, जहां मेरा मुंह इधर बनना था वो कहीं और कूद के गया, तो मेरा मुंह का है शोल्डर पे। तो मैं खाना कहाँ से खा रही हूँ, यहाँ से खा रही हूँ। सांस कहाँ से ले रही हूँ, तो मेरा नाक इधर है, तो खाना यहाँ से खा रही हूँ, सांस यहाँ से ले रही हूँ, बाकी पार्ट कहीं और है, देख पीछे से रही हूँ। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। सो वही चीज है कि गड़बड़ होती है। समझ में आया कि जीन्स में गड़बड़ होती है, बट हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट होते हैं जो एक हमको हमारे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बताते कि हमारे दादा वादा कैसे थे। अब दादा का मतलब ये है कि भाई मैं सिर्फ तेरे खानदान या मेरे खानदान के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन काइंड के खानदान के बारे में, कि हमारे एंसेस्टर से एक इंसान का एंसेस्टर पहले कौन था, चिंपैंजी था, तो कैसे था, कौन था, उसका स्ट्रक्चर कैसे था, उसके बारे में बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फैमिली की शर्मा वैसा है तो खान वैसा होगा, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, समझा? आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? इसके बाद में
ये चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन इज डीएनए, अनदर वन इज आरएनए। डीएनए माने क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, whereas राइबोन्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट आरएनए। ओके, इतना समझा? अब एक एक करके देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। सो डीएनए के जब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर उसका कैसा है? इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर माने क्या? हेलिक्स पता है ना, वो कुछ इस तरीके सा। दैट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज अरेंज्ड इन दिस फॉर्म। हाउ इज इट अरेंज? ये कॉइल्ड है एकदम इस तरीके से। सो इट इज व्हाट? इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच हैज two strands running at the opposite direction and connected by hydrogen bond complementary to each other. ये स्ट्रक्चर दिखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर मैं ये वाली स्ट्रैंड की बात करती हूँ तो ये वाली स्ट्रैंड एक अलग डायरेक्शन में भाग रही है और ये वाली स्ट्रैंड इधर से शुरू हो रही है, तो वो कैसे है? वो अपोजिट है, दैट इज 5-3-3-5। समझा? 5-3-3-5 दिमाग में रख दो ये चीज कि वो लोग कैसे भागते हैं, वो अलग भागते हैं 5-3-। रिमेंबर दिस वन थिंग कि वो अलग अलग, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अब क्यों अपोजिट डायरेक्शन में भागना है? व्हाई? आई टेल यू। ओके, धीरे धीरे करके समझते हैं। आप इतना समझो कि क्या है हमारा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वो जो भी हमारा स्ट्रैंड है वो कैसे अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और ये एक दूसरे से किस चीज से कनेक्टेड है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। किस चीज से? हाइड्रोजन बॉन्ड से, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से। जहां पे कुछ चीजें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कुछ ट्रिपल बॉन्ड से। बताती हूं मैं, पर एक चीज याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है बट कुछ बॉन्ड कैसे है? डबल बॉन्ड है, कुछ ट्रिपल बॉन्ड है। इतना समझा? Okay, and they are what? They are complementary to each other. How come they are complementary to each other? Can anybody tell me? बता सकते हो क्या? तो अगर अपन बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसके बारे में बात करते हैं अपन? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि वहां पे नाइट्रोजन बेस होती है, वहां पे शुगर होता है और वहां पे फॉस्फेट होता है, राइट? है ना? फॉस्फेट माने क्या है? इट इज नथिंग बट द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में वहां पे कनेक्टेड होगा। देन देयर विल बी नाइट्रोजनस बेस जिसको अपन क्या कहते हैं? एटीजीसी। एटीजीसी इज नथिंग बट एडेनाइन थायमिन गुआनिन एंड यूरेसिल। ओके, तो एटीजीसी साइटोकाइन। तो अभी एटीजीसी क्या है? एटीजीसी हमारे नाइट्रोजनस बेस है, वहीं पे हमारे पास में शुगर है। शुगर कैसा होगा? शुगर इज डीऑक्सीराइबो, इट इज नॉट राइबो। राइबो शुगर कहां पे मिलेगा? आरएनए मिलेगा। डीएनए में क्या है? डीऑक्सीराइबो। ओके, तो हमारे पास में क्या क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट डीएनए, यू हैव शुगर, यू हैव नाइट्रोजनस बेस एंड यू हैव फॉस्फेट बॉन्ड। ओके, अभी व्हाट आर दे सेइंग कि कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी हाउ कम दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? तो भाई जैसे मैंने तुमको बताया कि हमारे पास में एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से, राइट? तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने का एक रीजन ये है कि हमारे पास जो ये बेस पेयर है, कौन से? एटीजीसी, ठीक है? तो ये वाले जो बेस पेयर है इनको हम लोगों को पेयरिंग करने से एटी ने पेयर करना इधर, जीसी ने पेयर करना इधर। ओके, तो एटी हमारा कैसा है? डबल बॉन्ड। कैसा है? डबल बॉन्ड, वेयरएज जीसी हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। इतना समझ में आया? चलो, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। तो बिकॉज हम लोगों को हमारे जो बेस पेयर है उसको एक दूसरे से कनेक्टेड करना है, अगर ये सेम डायरेक्शन से भागते रहे तो हमको पेयरिंग नहीं मिलेगी। समझा? इसीलिए वो पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री हमको मिलना चाहिए, इसीलिए वो कैसे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है ताकि जो बेस पेयर्स है वो बन पाए। This is the literal definition of complementary to each other. इतना समझ में आया? So double helical structure with two strands running in the opposite direction, connected by hydrogen bond. Now the bond can be double bond as well as triple bond. और उसी के साथ साथ वो complementary to each other. उसके अलावा structure of the DNA सबसे पहले किसने पढ़ा था? Yes, किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले structure of DNA पढ़ा था। कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो हमारे पास में क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम को अगर मैं खींच के थोड़ा सा एलोंगेट करती हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, which is nothing but the double helical structure which is known as what? DNA. DNA को मैं और जूम करके देखती हूँ तो क्या होगा? वो मेरा एक जीन होगा ना। क्या जीन वही होता है जो डीएनए होता है? ऑफ कोर्स, ओनली द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बाकी इंफॉर्मेशन सब में सेम होती है। ओके, समझा?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना ध्यान में है सबके, कोई कुछ भूला नहीं है, करेक्ट? ओके, सो अब डीएनए कैरीज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल एंड इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। बट द पेरेंट का यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा आपके पापा ऐसा है नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन काइंड का एंसेस्टर। तो इतना समझ में आ गया? आई वी क्लियर विद द डीएनए? आगे बढ़ो, अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए क्या है? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इज मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर माने राइबोज, इट्स नॉट डीऑक्सीराइबोज, इट्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, उसके पास भी नाइट्रोजनस बेस है और उसके पास में फॉस्फेट ग्रुप है। अब आरएनए क्या है एग्जैक्टली? तो आरएनए हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अभी सिंथेसिस क्या? कोई चीज को बनाना। तो आरएनए क्या करता है? हमारे प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किस चीज से बनता है? प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से बनते हैं। कितने अमीनो एसिड से बनते हैं? 20 अमीनो एसिड्स। ओके, तो आपको जैसे मैंने क्रोमोसोम, डीएनए और जीन का स्ट्रक्चर समझा, उसी तरीके से आप प्रोटीन का भी दिमाग में डाल दो क्या, कि हमारे पास में एक प्रोटीन है, कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो 20 अमीनो एसिड। अब 20 अमीनो एसिड में से जो 10 अमीनो एसिड है वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको अपन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। नॉन एसेंशियल क्यों? क्योंकि वो अपने पास है ना, तो इसकी इज्जत जरा कम हो जाती है। ये हमारा कॉमन बिहेवियर भी है कि कोई चीज हमारे पास रही तो इज्जत कम होती है, दूसरे के पास रही तो ज्यादा बढ़ जाती है। और बाकी की जो 10 अमीनो एसिड है उसको अपने को कहाँ से लेना है? तो हमारा जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको उसमें से लेना है। तो वो कैसे क्या है वो अपन धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि डीएनए कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, करेक्ट? अब इस स्ट्रक्चर में से मैं एक स्ट्रैंड को अगर निकाल देती हूँ और हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रैंड बच जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन आरएनए। क्या कहेंगे? आरएनए कहेंगे। समझा? आर यू क्लियर विद इट? तो RNA is a single stranded and is made up of what? Pentose sugar, which is nothing but ribose. नाइट्रोजन बेस है उसके पास और उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। अब RNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और उसको रेगुलेशन करता है कि बराबर से जब जब जहां जहां जो जो प्रोटीन लगेगा उसको वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज करेगा, मेक करेगा, बनाएगा और पास ऑन कर देगा। तो अब ये बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, कैसे होगा? हमारे जो आरएनए है वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा है हमारे पास में आरआरएनए, ओके, विच इज नथिंग बट द राइबोसोमल आरएनए। अब इतना तुमको पता चल गया कि आरएनए क्या करता है। तो आरएनए प्रोटीन को बनाने का काम करता है। क्या करता है? आरएनए प्रोटीन को बनाने का काम करता है। क्लियर है इतना? तो अगर कोई भी चीज प्रोटीन को बनाना है तो दैट इज फॉर श्योर कि वहां पे क्या होना चाहिए? यस, क्या आना चाहिए? राइबोसोम। देखा था सेल ऑर्गेनेल के टाइम पे राइबोसोम इज नथिंग बट व्हाट? ऐसा फैक्ट्री जो प्रोटीन बनाता है, बराबर। तो अगर आरएनए प्रोटीन बनाते तो वहां पे भी राइबोसोम होना चाहिए। तो अब ये राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है? हाउ कम आरआरएनए मेक्स द प्रोटीन? तो अब जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्रोटीन है वो किस चीज से बना है? वो 20 अमीनो एसिड से बना है, जिसमें से 10 आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच आर नॉन एसेंशियल, वेयरएज बाकी के 10 आर आउटसाइड। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं खाना खा, तो ये मेरे जो खाने में है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ पे ऐसे बैठा है और सब पे नजर रख रहा है। और जैसे ही हमारा एक अमीनो एसिड आ जाता है जिसकी हमको जरूरत है, वो उसको धड़ाम से पकड़ लेगा और इतने टाइटली पकड़ लेगा कि उसको कहीं जाने नहीं देगा। और जैसे ही उसने उसको पकड़ा, वो क्या कहेगा? टीआरएनए जल्दी मैंने पकड़ लिया। तो ये टीआरएनए वहां आएगा, ये एमआरएनए उसको देगा और टीआरएनए लेके किसके पास जाएगा? आरआरएनए के पास में। समझ में आया क्या? कि मैंने खाना खाया, वो खाने में क्या है? तो अमीनो एसिड्स है। कौन से वाले? एसेंशियल अमीनो एसिड, जो मुझे चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। अब एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए है तो क्या करना पड़ेगा? एमआरएनए वहां पे इंतजार करता है कि अभी आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। क्यों? अरे नहीं पकड़ा तो वो कहीं पे भी चले जाएगा ना, तो उसको जल्दी से पकड़ना है। तो एमआरएनए देखते रहता है और फिर उसको मिलता है कौन? हमारा अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड को टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर टीआरएनए को आवाज देते हैं, टीआरएनए जल्दी आ जा। ये एमआरएनए इज नथिंग बट द मैसेंजर आरएनए ना। तो मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाता है किसको? टीआरएनए को, कि तू जल्दी से आ जा, जल्दी से आके ये अमीनो एसिड मैंने पकड़ लिया, उसको लेके चले जा। लेके क्यों चले जा? बिकॉज टीआरएनए इज नथिंग बट द ट्रांसफर आरएनए।
तो उसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो जैसे ही ये टीआरएनए आता है, ये मैसेंजर आरएनए के पास से अमीनो एसिड लेके आरआरएनए के पास चले जाएगा। ऐसे करके वो धीरे धीरे अमीनो एसिड्स कलेक्ट कर लेंगे और फिर सारे 20 अमीनो एसिड्स क्या बनाते, एक प्रोटीन बना लेंगे। समझा बच्चों? समझ गया अच्छे से? सो मैसेंजर आरएनए इज कॉपीड फ्रॉम डीएनए, इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए कहाँ पे कॉपी किया जाता है, डीएनए में। वो बाहर निकाला जाता है कहाँ से, न्यूक्लियस से। वो साइटोप्लाज्म में डाला जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशन है किस चीज़ की, प्रोटीन बनाने की। तो जब मैसेंजर आरएनए को पता है कि मुझे जाके क्या करना है, अमीनो एसिड को हंट करना है, अमीनो एसिड को पकड़ के लाना है, तो अगर उसको बाहर निकालेंगे ही नहीं तो अमीनो एसिड को कहाँ से लाएगा, है ना? अगर वो न्यूक्लियस में ही बंद रहेगा तो अमीनो एसिड कहाँ से लाएगा? तो उसको बाहर निकालते हैं, वो जाता है, वो अमीनो एसिड को पकड़ता है, वो टीआरएनए को बताता है, टीआरएनए को उसको लेके जाता है, किसको, अमीनो एसिड को, कहाँ पे, आरआरएनए विच इज नथिंग बट राइबोसोमल आरएनए, और फिर ये राइबोसोम 20 अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन बनाता है। ओके, समझा आपको अच्छे से? इसमें कोई गड़बड़, कोई प्रॉब्लम? कुछ भी अगर होगा तो प्लीज मुझसे शेयर करो, कुछ भी होगा अगर तो जस्ट लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी इन जनरल तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड टेक केयर।